बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सानहा जाफ़र एक्सप्रेस के बाद अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस हुई है। वहाँ पे अरकान असम्बली ने इसके ऊपर बातचीत की है। एक अजीब चीज़ देखने को जो नज़र आई, एक तो जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की है। हुकूमत इस दहशत गर्दी से ऐसा लगता है खुश है और वो इस दहशत गर्दी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालना चाहती है और वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि जैसे साने 9 मई के बाद या जैसे दीगर सानहात के बाद वो हर चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालते हैं और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत इसको यानी जिस वजीर का भी हम स्टेटमेंट देखते हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, कोयटा वो गए तो उन्होंने उठा के सारा कुछ कहा जी वो तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, इनको आनी हाथों से निपटेंगे। ये जो लोग करें, क्यों भाई तनकीद क्यों ना करें इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में रहने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? क्या वो टैक्स पे नहीं करते इस मुल्क में? क्या उन्होंने अपने वोट का हक खो दिया है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद में उस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा वोटर्स उनके साथ हैं, 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो वो अपनी ओपिनियन भी ना दें, यानी बोलने का हक भी आप छीन रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जितने भी हुकूमती साइड से लोग बोले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोले। यानी ख्वाजा आसिफ ने जब बात की तो ये अपोजिशन भी ये बात कर रही थी कि ऐसा लग रहा था वज़ीर दिफा बोल रहा है तो वो कुछ मुहर्रिकात बताएगा, कुछ चीज़ें बताएगा कि जनाब दहशतगर्दी इस तरह हुई, ये ग्रुप्स हैं, हुकूमत ने ये किया, फ़ौज ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम किस जगह पे है, इसका सलूशन क्या है, किस तरफ को बढ़ना है। तो ऐसा लगता था कि वज़ीर दिफा को इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, लेकिन वज़ीर दिफा ने मुंह उठाया, इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू, PTI के ऊपर तनकीद शुरू, बल्कि वो बड़े अजीबोगरीब लफ्ज़ बोल रहे थे। आज उन्होंने मालशी का लफ्ज़ बोला और मालशी का लफ्ज़ उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हीं पे फिट कर दिया वहीं असम्बली के अंदर। अब सारे ख्वाजा मालशी कह रहे हैं। यानी लोग इन चीज़ों के मीम्स बना लेते हैं। कम से कम इतने संजीदा सियासतदान हैं, इतनी मरतबा आप रह चुके हैं मेंबर कौमी असम्बली, क्योंकि आप लगातार 3 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से असम्बली में पहुंचे हैं। कभी आप जनरल बाजवा को फ़ोन करके आते हैं, कभी आप धांधली करके आते हैं, कभी आप फार्म 47 पे आते हैं। तो आप जैसे भी पहुंचे आप असम्बली में तो पहुंचे हैं और वज़ीर दिफा जैसा अहम ओहदा है, तो यहाँ पे संजीदगी का तकादा था। वो उठ के सारी तनकीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शुरू कर दी। बिलावल को मैं सुन रहा था तो बिलावल का ये है कि उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। वो जो तकरीबन 1.5 साल की हुकूमत इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से छीनी थी, तो इंटर्नशिप अपनी मुकम्मल की थी बिलावल ने। उस वक्त वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वर्ल्ड टूर लगाया था। तो वो बिलावल साहब भी उठ के वो तनकीद सारी उन्होंने भी PTI भी शुरू कर दी, इमरान खान भी शुरू कर दी कि जनाब मेरे लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैदी नंबर 804 की आज़ादी चाहते हैं, हम इसके ऊपर क्यों सोचें, हम इसके ऊपर क्यों बात करें, हमारा कोई लेना। वो सारा कुछ मोड़ के उधर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर तनकीद, इनके ऊपर तनकीद, तो बिलावल ने भी सारा वही काम किया। हुकूमती बेंचों से जो भी बोला उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया, दहशतगर्दों को टारगेट नहीं किया। ऐसा लगा कि वो दहशतगर्दी से शायद खुश है या उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी होती रहे और ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डालते रहे। DGI SPR कल बात कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे थे। भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उन सारों को जहाज़ों में बिठा के पाकिस्तान से बाहर निकाल दें आप। फिर अगर आपको ये लोग नहीं पसंद, ओपिनियन होती है लोगों की, लोग अपने इंडिपेंडेंट राइट्स रखते हैं, वो अगर बात करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने देनी चाहिए। पूरी की पूरी हुकूमत ये सारा मुद्दा उठा के, वो तलाल चौधरी ने स्टेटमेंट क्या दिया? तलाल चौधरी ने कहा जी सोशल मीडिया को भी दहशतगर्दों की तरह ही हैंडल करेंगे अब हम। यानी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, और ये वजीर इत्तलात कह रहे हैं जी कि भारत रॉ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिल के जनाब जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यार PTI का क्या ताल्लुक है भारत के साथ या रॉ के साथ? ये गद्दारियों के फतवे दे दे के आपने मुल्क यहां तक पहुंचा दिया है और एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज सूट करती है। एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से यही चाहती है कि ये आपस में लड़ते रहें और हम डिवाइड एंड रूल करते रहें। मैं अभी बताता हूँ DGI SPR साहब ने क्या बात की और उसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन वज़ीर दिफा को चाहिए था कि आज के दिन में वो ब्रीफिंग देते इस खौफनाक हमले के ऊपर। इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दहशतगर्द कितनी बड़ी तादाद में थे, वो कैसे आए, मुकम्मल तफसीलात वो फराहम करते कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन उन्होंने किया क्या? पार्लियामेंट में तफसीलात देने की बजाय वो चढ़ दौड़े एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी आप इस्तीफा दें। शेर अफजल मरवत की अगर आप तकरीर सुने या असद कैसर साहब की सुने
तो आपको अंदाजा होगा कि ये संजीदा तकारीर है। शेर अफजल मरवत से लाख आप इख्तलाफ करें, लेकिन आज जो उन्होंने तकरीर की कौमी असम्बली में वो शानदार थी। उसके अंदर उन्होंने वो तमाम चीज़ें उठाई जो उठाई जानी चाहिए कि क्यों नहीं तनकीद कर सकता एक आम आदमी। भाई तनकीद कर सकता है, बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट है और बिल्कुल छोटा सा स्टेटमेंट है लतीफ़ खोसा साहब का, वकील है ना, उन्होंने सारी बात बंद करके चंद जुमलों में रख दी। उन्होंने कहा जी कि मैं जश्न नहीं मना रहा, मैं तो इदारों पर तनकीद कर रहा हूं और इन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए। फिर साथ ही जो है वो इस्तीफ़ों का मुतालबा भी आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वज़ीर दिफा भी मुस्ताफ़ी हो, वज़ीर दाखिला भी मुस्ताफ़ी हो, वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं इंटेलिजेंस फेलियर के वो भी मुस्ताफ़ी हो। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असद कैसर साहब ने अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छी तकरीर की। शेर अफजल मरवत साहब ने अच्छी बात की है, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की है। अब आप आ जाए इस बात पे कि हुकूमत ये क्यों कर रही है, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मार्जिन कितना, देखिए दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं। एक तो दहशतगर्दी का वाकया जब हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उनकी लीडरशिप है या उनका सोशल मीडिया है, उन्होंने कुछ सवालात उठाए, और जो मुल्क दुश्मन लोग हैं उन्होंने कुछ और चीज़ें की। जो मुल्क दुश्मन है वो तो खुश होगा ना, वो तो फौजियों का मजाक उड़ाएगा, वो तो शोहदा का भी मजाक उड़ाएगा, यानी वो और तरफ ले जाएगा चीज़ों को। लेकिन जो संजीदा लोग हैं या जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं या मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो तो ये कहेंगे ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ है। यानी जो चीज़ें आप उठा सकते हैं, जो सवालात आप पूछ सकते हैं, वो जमहूरियत के अंदर पूरा का पूरा आपके पास गुंजाइश है। वो कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर बात करना बिल्कुल गद्दारी नहीं है, आप करें कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी क्यों हुई और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज कहती हैं वो क्यों नाकाम हो गई इतना बड़ा हमला उसको डिटेक्ट करने में, उसके बारे में जानने में, उसको रोकने में, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने में। क्योंकि यहाँ पे ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इकट्ठे हुए, तो ये कैसे हो गए। नंबर 2, शहादतों की तादाद के ऊपर आप बहस करें, कोई गद्दारी नहीं है। यहाँ ISPR ने कहा जी कि जितने लोग ISPR ने बताए शोहदा के हवाले से, उससे बहुत ज़्यादा लोग तो उन्होंने बताए। जो ऐनी शाहिदीन है वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, इधर से कुछ और पता चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। तो जब आप प्लस ऑफ माइनस करते हैं तो शहादतों की तादाद पे बात करना कोई गद्दारी नहीं है। ये आपका एक नैरेटिव हो सकता है, आपका एक ओपिनियन हो सकती है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। नंबर 3, लापता अफराद और मसक शुदा लाशों पर बात करना किसी किस्म की कोई गद्दारी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी इस पर बात करते हैं, अब मैं भी इस पर बहुत खुलकर बात करता हूँ, और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पर बात करते हैं। पूरी दुनिया में इस हवाले से आवाज़ उठाई जाती है। तो ये किसी किस्म की कोई गद्दारी नहीं है कि आप लापता अफराद के हवाले से बात करें या आप मसक शुदा लाशों पे बात करें। आपको आज के दिन ये बात ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि अभी हमला हुआ है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसक शुदा लाशों की वजह से या लापता अफराद के मामले की वजह से वो दहशतगर्दों का आला-ए-कार बन गए हैं। तो नौजवानों को दहशतगर्दों या अलहदगी पसंदों की तरफ मत भेजें, उन्हें भेजें कि वो सियासी झंडों के नीचे खड़े होकर एतमाद के साथ सियासत करें और उनके मैंडेट का एहतराम करें। ये आप बात कर, तरजीहात में बात करना कोई गद्दारी नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरजीहात में बात करती है कि इधर रेलवे का अटैक हो रहा है, उधर आप आदिल मजहरी के घर के अंदर छापे मार रहे हैं, उधर आप जुल्फी बुखारी की प्रॉपर्टीज जो है उनको सील कर रहे हैं, यानी आपकी तरजीहात क्या है। आपने पूरा जोर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया हुआ कि तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना। कासिम सूरी के लिए जमीन तंग कर दी है, वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जुल्फी बुखारी के साथ क्या किया, सहाफियों के साथ क्या किया, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे साथ क्या किया। तो जो तरजीहात हैं वो क्या है, यानी मैं आपको ये बताता हूं कि मैं जहां पे भी मूव करता था ना खैबर पख्तूनख्वा में, तो जिस जिले में मैं पहुंचता था वहां की जो ISI है, इंटेलिजेंस है, वो मुतहर्रिक हो जाती थी। और जिस होटल में भी मैं ठहरता था वो होटल वाले मुझे अक्सर कहते थे सर आपने कब जाना है। तो मैं कहता था आपको किस बात की जल्दी है। तो वो मुझे बताते थे कि सर हमें इंटेलिजेंस एजेंसियां टेलीफोन करती हैं और वो पूछती हैं कि इमरान रियाज कब आया, उसके साथ कितने बंदे हैं, ड्राइवर है, गार्ड्स कितने हैं, दोस्त कौन है, उसका मेज़बान कौन है, कौन कौन मिलने आता है, सारी तफसीलात आप हमें बताएं। अब मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूं या बम रखने तो नहीं आया किसी जगह पे। मैं तो सियाहत के लिए कभी चला जाता था गिलगित बल्तिस्तान, कभी चित्राल चला जाता था, कभी मैं स्वात में रहता था, कभी मैं किसी और शहर में चला जाता था। तो उस जगह की इंटेलिजेंस मेरे पीछे पड़ जाती थी, भाई दहशतगर्दों के पीछे जाओ। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि आपकी तरजीहात ठीक नहीं है। आप वजीर दिफा को देख लेना पाकिस्तान का, उसकी तरजीह में यह नहीं है कि दहशतगर्दों के मामले में क्या करना है, उसकी तरजीहात में यह है कि ना PTI को इसके अंदर मैं कैसे फिक्स करूं,
वजीर दाखिला क्या कह रहा है, पीटीआई को कैसे फिक्स करूं। डीजीआईएसपीआर क्या कह रहे हैं जी, पीटीआई को कैसे फिक्स करूं। डीजीआईएसपीआर ने एक बात कही और ये बड़ी खूब बात कही, और मैं डीजीआईएसपीआर की ये बात 2 मरतबा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये बात पहली मरतबा हमने इमरान खान के मुंह से सुनी थी, लेकिन 2 मरतबा मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। डीजीआईएसपीआर ने बात ही बहुत खूबसूरत कही। उन्होंने कहा, और गौर से सुनिएगा, आप कुछ देर के लिए सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर हर वक्त सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। वाह वाह वाह। आप कुछ देर के लिए सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, मगर हर वक्त आप सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यह बात डीजीआईएसपीआर ने जबरदस्त कही। एक और चीज जो उन्होंने कही डीजीआईएसपीआर ने, और यानी उन्होंने कहा जी आइन और कानून की डोमेन की बात की। वो ये कहना चाह रहे थे कि ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है अमन व अमान का मसला, तो क्या ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है। वो ये बात जज्बात में कहते चले गए। इससे पहले भी उन्होंने ये बात की है कि जनाब जो सूबों की सतह के ऊपर 18वीं तरमीम के बाद या उससे पहले भी जो अमन व अमान का क़याम है वो तो हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो हम इजाफी काम करते हैं, एंड ऑफ द डे फौज ही काम आती है, बार बार ये कहा जाता है। तो यहां पे मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। एक तो यह है कि इंटेलिजेंस इदारों की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसा वाकया अगर प्लान किया जा रहा है उस मुल्क में, तो वो उसको पहले से पकड़ें और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। और इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ इसी मकसद के लिए काम करती हैं कि मुल्क के अंदर दाखिली मामलात के अंदर किसी किस्म का इंतशार ना फैले, किसी किस्म की दहशतगर्दी ना फैले, किसी किस्म का अमन व अमान का बड़ा मसला पैदा ना हो। तो यहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुकम्मल नाकामी हमें दिखाई दी इस वाकये की हद तक। बहुत सारे वाकयात इन्होंने रोके भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तनकीद ही करता चला जाऊंगा। बड़े वाकयात रोके हैं, बड़े कामयाब किस्म के ऑपरेशंस किए हैं आईएसआई ने। यहाँ मुल्तान में जो ऑफिसर शहीद हो गए थे आईएसआई के, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ था, बड़े शानदार आदमी थे। बहुत दहशतगर्दी के हमले उन्होंने रोके, बहुत सारे दहशतगर्द उन्होंने गिरफ्तार भी किए, बड़ा शानदार काम किया था। पूरा नेक्सस उन्होंने तोड़ा था। आईएसआईएस जो है ना, ये जो आप दाइश कहते हैं, उसका पूरा नेटवर्क उन्होंने तोड़ा था। तो अब आ जाए वापस इस मामले पे कि जनाब आप आईनी डोमेन की बात कर रहे हैं डीजीआईएसपीआर साहब। सनत, कारोबार, सियाहत, ज़राअत, तामीरात, रियल स्टेट, मादनियात, ट्रांसपोर्ट, डेयरी फार्मिंग, मईशत, सियासत में मुदाखलत, ये आइन में कहां है ये आपकी डोमेन के अंदर? ये सारी चीजें फिर आप क्यों कर रहे हैं? यानी अगर आपको अमनो अमान के मामले में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजेंसियां जो हैं वो पकड़ेंगी पहले से मामलात को और उनको इंटेलिजेंस अपनी जो है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकना है हर इस तरह के हमले को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। एक्चुअली तो ये करना है ना, एजेंसियों का काम है ये करना। तो यहां पे नाकामी हो गई तो आप कहते हैं हमसे सवाल ही ना करो, और जहां पे आपका कोई काम नहीं है करने का, वो सारे काम आप कर रहे हैं और वहां पे आप हर तरह के जवाब देने के लिए भी तैयार है। ताजिरों से आप मिलते हैं, सनत आप चलाते हैं, मईशत आप चलाते हैं, हर चीज जो है गैर मुल्की आ जाए उनसे आप मिलते हैं, खारजा पॉलिसी आप चलाते हैं, दाखिला पॉलिसी आप चलाते हैं। तो आइन में तो इनकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहां भी जरा नजर फरमाइए और इसके बारे में भी कभी ऊंची आवाज में कह दें कि हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, हम नहीं करते ये काम, तो आपको ये वाले काम भी छोड़ देने चाहिए। अचकज़ई साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को तौबा करके अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा। पाकिस्तान ना बच सकता है, ना चल सकता है, ना यहां जमहूरियत आ सकती है और ना दहशतगर्दी खत्म हो सकती है जब तक पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा ना बने और दाखिला और खारजा पॉलिसी यहां से मुरतब ना हो। महमूद खान अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जनाब ये खिताब किया है। अब आप मशवरे चेक करें हुकूमती अरकान के। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी साहब, उन्होंने जनाब एक बहुत अजीबो गरीब मशवरा दिया। मैं उनका मशवरा सुन के हैरान रह गया, कोई आदमी इतना भी इग्नोरेंट हो सकता है। वो ये कह रहे हैं जनाब सड़कें महफूज नहीं है, ट्रेन महफूज नहीं है, तो जहाज़ों के टिकट जो है सब्सिडाइज किए जाएं, सस्ते किए जाएं और जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जहाज़ों में ट्रैवल करवाना शुरू कर दें। हद हो गई वैसे। और भाई जिन फौजियों की जिम्मेदारी है कि ट्रेन महफूज हो, जिन लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है कि सड़कें महफूज हो, अब उन्हीं को बचाने के लिए उनको जहाज़ों में चढ़ा दें हम। ये अजीब नहीं लग रहा सुनने में? भाई लॉ इन्फोर्समेंट ने लोगों के लिए सड़कों को और ट्रेनों को महफूज बनाना है।
अब लॉ इन्फोर्समेंट को बचाने के लिए लोगों के टैक्स के पैसे से उनको जहाजों में चढ़ा चढ़ा के भेजो और लोग जाए भाड़ में। अजीबोगरीब किस्म का स्टेटमेंट दिया फैसल करीम कुंडी साहब ने। ये एक आर्जी सोल्यूशन तो हो सकता है कि किसी को मुंतकिल करना है तो आप बाय एयर लेकर चले जाएं कि जनाब जमीन पे कोई खतरा है, एक आधा दिन, 2 दिन, 10 दिन, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं हो सकता। आपको आपकी ट्रेन इस्तेमाल करनी है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट आपको कायम करनी है, आपको आपकी सड़क इस्तेमाल करनी है। इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, लेकिन फोकस दहशतगर्दों की तरफ रखें। शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से लगता है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। ऐसा फील होता है कि वो पीटीआई में क्रैकडाउन, पीटीआई गलत तो नहीं कह रही, जितना पीटीआई को जलील कर दिया उतना तो दहशतगर्दों को किया ही नहीं गया। जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारकुट दी गई है, उनके घर मसमार किए गए हैं, उनको जलील और रुस्वा किया गया है, उनकी खवातीन और बच्चों तक को अगवा किया गया है, क्या दहशतगर्दों के साथ भी ऐसा सलूक होता है? तो वहां पे ऐसा सलूक नहीं होता। वज़ीर दिफा से अलग से भी मुतालबा किया गया है इस्तीफे का। सलमान अकरम राजा साहब ने और आलिया हमजा साहिबा ने, इन्होंने बड़ा खुलकर जवाब दिया इस मामले में, और उन्होंने कहा जी जो लोग शोहदा का मजाक उड़ाते हैं या फोर्सेस का मजाक उड़ाते हैं वो गलत है। वो लिबादा उड़ के कुछ लोग ये काम करते हैं पीटीआई का, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जायज़ तनकीद है उसको आप गलत नहीं कह सकते। आलिया हमजा कह रही है कि जी हमें फितना और इंतशारी कहने से दहशतगर्दी खत्म नहीं होने वाली। हम मुहिब्बे वतन थे, हम मुहिब्बे वतन हैं। वो कल भी कहते हैं मुहिब्बे वतन थे, आज भी मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ साहब नाज़रीन बोले, नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रख दूं, फिर कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर करता हूं। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम एहतजाज और नारेबाजी में दिलचस्पी नहीं रखते, वो मसाइल का हल चाहते हैं। तो मियाँ साहब अगर अवाम नारेबाजी में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप कोई क्रिकेट मैच ही देखने चले जाएं, आपको पता चल जाए कि कितने नारे लगते हैं। मियाँ साहब आप किसी भी पब्लिक गैदरिंग में चले जाएं, आपको पता चलेगा कितने नारे लगते हैं। अवाम एहतजाज में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में एहतजाजी जलसे की इजाज़त मांगी हुई है। ज़रा आप इजाज़त दें ना मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की, आपको लग पता जाएगा कि अवाम कितनी दिलचस्पी रखते हैं एहतजाजी जलसा करने में। दफ़ा 144 लगा लगा के हुकूमतें थक गई हैं, लेकिन अवाम एहतजाज से बाज नहीं आ रहे। एहतजाज में अवाम कितनी दिलचस्पी रखते हैं कि उनकी लाशें गिरती हैं, इसके बावजूद वो एहतजाज करते हैं। PMLN की आज तक ऐसे लाशें नहीं गिरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाशें गिरी, उसके बावजूद वो एहतजाज में यकीन रखते हैं और वो एहतजाज करना चाहते हैं। हर जगह पे वो नारे लगाते हैं। क्रिकेट मैच ही देखने चले जाएं आप, हर स्टेडियम पे जहां पे गैदरिंग होती है, कोई कॉन्सर्ट हो, कोई चीज, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगते हैं। तो अवाम नारों में भी यकीन रखती है, अवाम एहतजाज में भी यकीन रखती है, और अवाम अगर यकीन नहीं रखती तो इस जाली मैंडेट वाली फॉर्म 47 की नकली हुकूमत के अंदर अवाम यकीन नहीं रखती। और हालात इन्होंने क्या पैदा कर दिए, जो इनके करने वाला काम है वो ये नहीं करते। चीनी जो है वो मजीद 15 रुपए किलो महंगी हो गई है। ये जनाब रिपोर्ट हुआ है, एक जगह पे नहीं कई जगह पे रिपोर्ट हुआ है। होलसेल मार्केट के अंदर 175 रुपए और दुकानों पर 180 रुपए तक रिपोर्ट हो रही है एक खबर के मुताबिक, और चीनी लगातार महंगी हो रही। ये जब बाहर मुल्कों को भिजवा रहे थे ना पाकिस्तान की चीनी, तो इन्हें हम कह रहे थे कि ये ना भेजो, कल को ये कम पड़ जाएगी और गरीब आदमी रुल जाएगा। और नहीं जी नहीं, हम 2 रुपए भी नहीं बढ़ने देंगे, ये इनके बयान थे हुकूमत के। और अब चीनी की कीमत जनाब तकरीबन 40 रुपए या इससे ज्यादा बढ़ गई है। बताओ, आप तो कह रहे थे 2 रुपए नहीं बढ़ने देंगे, बढ़ते बढ़ते 30-40 रुपए कीमत बढ़ गई है चीनी की। और अब कर ये रहे हैं कि मजीद पैसा बनाने के लिए बाहर से ब्राउन शुगर इंपोर्ट करेंगे जनाब, कि अब हम बाहर से शुगर लेकर आएंगे और इससे भी हम पैसा बनाएंगे। पैसा बनाने का इनको कितना शौक है। और आपस में ये मिलते हैं तो मुल्क के लिए थोड़ी मिलते हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात हुई, 9 अरब रुपए के फंड्स लेकर उड़ गए। जनाब फंड्स दे दें आप हमें, मैंने फंड्स खर्च करने, मैंने MNAs को फंड्स देने, मैंने अपने लोगों को फंड्स देने। तो जनाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी, इनके बीच में सारा मामला पैसे का। 9 अरब रुपए के फंड्स चाहिए थे, वो ले लिए। और खबर देखें एक और चलवा रहे हैं कि जनाब हम तो बिजली सस्ती करना चाहते हैं, लेकिन IMF ने हमारा प्लान मुस्तरद कर दिया है। कैसी फ्रॉड हुकूमत है। और इनको पता है कि इन्होंने महंगे तरीन दुनिया के जो बिजली के मंसूबे हैं वो लाकर पाकिस्तान में लगाए। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए थी उससे दुगनी से ज्यादा बिजली के इन्होंने मंसूबे लगा लिए। क्यों? वो इसलिए कि उनमें कमीशन है, उनमें पैसा है। तो इन दोनों भाइयों की हुकूमत आई 2013 के बाद, इन्होंने तबाहियां फेर दी। इन्होंने बिजली के वो महंगे मंसूबे लगाए जो आज भी पाकिस्तानियों के गले पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं और 3 यूनिट के पैसे देते हैं।
इमरान खान के दौर में 16 रुपए का यूनिट था, इसके बावजूद के इन्होंने इतने गंदे और घटिया मंसूबे लगाए थे। लेकिन आज वो यूनिट कितने का है? वो 50 से 60 रुपए, और बास जगह पे इससे भी ज्यादा महंगा वो यूनिट बिक रहा है। 4 गुना इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ा दी है। और अब कहते हैं जी हम कुछ थोड़ी सी कम करना चाहते थे, 10%। तो 10% कम करना चाहते थे, लेकिन IMF के साथ इन्होंने खुद मुआहिदा किया, खुद उन्हें लिख कर दिया, तो अब कैसे कम करेंगे? इलेक्शन में आते हुए ये कह रहे थे जी हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे सबको, दो ना आप बिजली मुफ्त सबको 300 यूनिट तक। 1 साल हो गया आपको, आपका वादा पूरा नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये धोखेबाज है। नाज़रीन, मैंने आपको एक वीलॉग में एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो बंदा पकड़ा गया है शरीफुल्लाह, ये मास्टरमाइंड नहीं है। मैंने आपको पूरा एक उसके ऊपर अलग वीलॉग करके बताया था कि ये बंदा मास्टरमाइंड नहीं है। शरीफुल्लाह मास्टरमाइंड जो है वो अप्रैल 2023 में अफगान तालिबान ने कत्ल कर दिए थे, ऑपरेशंस में उनको मार दिया था, और तब अमेरिकन हुकूमत ने ये अनाउंस भी किया था, स्टेट डिपार्टमेंट ने। तो ये जो बंदा पकड़ा गया शरीफुल्लाह, जिस पे पाकिस्तान ने और CIA ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, वहां पे FBI की इंक्वायरी आई और उन्होंने कहा जी कि मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन है ये दहशतगर्दी है, ताल्लुक इसका जनाब उसी तंजीम से है, लेकिन ये मास्टरमाइंड नहीं है। तो मेरी खबर जो है वो सच साबित हुई। वज़ीर आज़म का झूठ एक दफ़ा फिर पकड़ा गया हुकूमत का। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।